हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 8 व्यावसायिक वित्त के स्रोत, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ओनर्स फंड के टाइप्स यानी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग देखा था। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट बोरोड कैपिटल, ऋण आधारित पूंजी या उधार ली गई पूंजी। ऋण आधारित पूंजी या बोरोड कैपिटल में इंक्लूड होने वाला सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो है ऋण पत्रों का निर्गमन, इशूइंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर क्या होते हैं, इनसे क्या बेनिफिट होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम समझेंगे इस टॉपिक में। डिबेंचर, जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करके अमाउंट को कलेक्ट करती है, कैपिटल कलेक्ट करती है, तो उसकी एक लिमिट होती है। हर एक कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, दैट मीन्स अधिकृत पूंजी होती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स कोई कंपनी इशू नहीं कर सकती है। बट इफ़ एनी कंपनी रिक्वायर्ड मनी मोर देन ऑथोराइज्ड कैपिटल, देन कंपनी क्या करेगी, यानी मान लो किसी कंपनी ने अपनी अथोराइज्ड कैपिटल जितने शेयर्स इशू कर दिए हैं ऑलरेडी, बट कंपनी को लॉन्ग टर्म है, तो उस कंडीशन में एक कंपनी जो है वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है और डिबेंचर्स इशू करके पब्लिक से मनी कलेक्ट कर सकती है। डिबेंचर होल्डर एंड कंपनी के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अकॉर्डिंग डिबेंचर होल्डर से लोन लेती है और लोन को इंटरेस्ट सहित वापस करने का प्रॉमिस करती है। तो ये जो सर्टिफिकेट होता है डिबेंचर का, उसमें लोन से रिलेटेड या क्रेडिट से रिलेटेशंस डिफाइंड होती है, दी हुई होती है। ओके, सो डिबेंचर ये एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू किसी लोन को एक्सेप्ट किया जाता है। कंपनी की कॉमन सील लगी हुई होती है इसके ऊपर और इसमें कंपनी की सारी कंडीशंस रिकॉर्डेड होती है। मीन्स कितना लोन और इंटरेस्ट रेट क्या होगी, लोन रिटर्न कब होगा और सिक्योरिटी किस चीज़ की रखी गई है, ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइंड होती है। जनरली डिबेंचर्स जो हैं ये कंपनी के थ्रू एसेट्स के को सिक्योरिटी रख कर और फिर इशू किए जाते हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं एक डेफिनेशन की बात करूं तो ऋण पत्र में कंपनी का ऋण, स्कंद, बॉन्ड या कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित होती हैं, चाहे वे कंपनी की संपत्ति पर प्रभार रखती हो या नहीं। ओके, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी की एसेट्स पर प्रभार होती है यानी सिक्योरिटी के तौर पर रखी होती है। और जैसे एक नॉर्मल कंडीशन होती है ना, किसी से हम लोन लेते हैं तो हम उसके बदले में उसे इंटरेस्ट देते हैं, तो ऐसे ही कंपनीज जो हैं पब्लिक से लोन रिसीव करती है थ्रू डिबेंचर्स एंड उसके अगेंस्ट कंपनी उन्हें रिटर्न में इंटरेस्ट देती है और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन इसमें फिक्स होती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन कंपनी को, डिबेंचर होल्डर्स को उनका जो मेन अमाउंट है वो रिटर्न करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, ऋण पत्र द्वारा पूंजी प्राप्ति के उद्देश्य, लाभ एवं महत्व, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ डिबेंचर्स। सो कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें शेयर्स के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है तो वो डिबेंचर्स होते हैं। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, वो मैं आपको समझा रही हूँ पॉइंट वाइज, तो आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है पर्याप्त कोष की प्राप्ति, रिसिप्ट्स ऑफ सफिशिएंट फंड। थ्रू डिबेंचर्स कंपनी जो है अपने फंड्स में इंक्रीमेंट कर सकती है, स्पेशली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स के थ्रू फुलफिल हो सकती है। नेक्स्ट है प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं, नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। थ्रू इशूइंग डिबेंचर्स कंपनी के जो मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज़ जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें
मैनेजिंग डायरेक्टर्स को चुनने का या चूज़ करने का राइट नहीं होता है, एंड इवन वो मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद निश्चित ब्याज का भुगतान यानी पेमेंट ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट। इन्वेस्टर्स के थ्रू जनरली डिवेंचर्स को प्रेफर किया जाता है बिकॉज इस पर फिक्स इंटरेस्ट रेगुलरली प्रोवाइड किया जाता है। ऋण वापसी की सुविधा, नो प्रॉब्लम ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर्स का रीपेमेंट जो है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद किया जाता है। तो जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है एट द टाइम कंपनी नोज़ दैट कि पेमेंट कब करना है, तो उस अकॉर्डिंग कंपनी जो है फ़ंड को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देती है सो दैट टाइमली डिबेंचर्स का पेमेंट किया जा सके। ओके, सो ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है कंपनी के लिए भी और जो डिबेंचर्स परचेस कर रहे हैं इन्वेस्टर्स उनके लिए भी। ऋणदाताओं को जोखिम से मुक्ति, हाँ, लेस रिस्क। जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि डिबेंचर्स को परचेस करते हैं, इन डिबेंचर्स पे एक पर्टिकुलर रेट से इंटरेस्ट पेबल होता है। कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई भी कंडीशन हो, इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही पड़ता है। एंड इवन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ बिजनेस, कंपनी जब वाइंड अप होती है उस टाइम पर भी पहले डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट किया जाता है, आफ्टर दैट प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पेमेंट किया जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट्स थे ऑब्जेक्ट्स, एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस के। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्रों द्वारा पूंजी प्राप्ति के दोष या कमियां। तो क्या दोष हैं, हम पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है भुगतान की अनिवार्यता यानी परमानेंट बर्डन। बाय इशूइंग डिबेंचर्स फंड तो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बट ये कंपनी के लिए एक परमानेंट बर्डन टाइप हो जाता है, बिकॉज इवन कंपनी इज़ अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग फ्रॉम लॉस, कोई भी कंडीशन हो, कंपनी को डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी होता है। ठीक है, एक बार प्रेफरेंशियल शेयर्स हो तो उस पर फिर भी कंपनी अगर चाहे तो डिविडेंड का पेमेंट ना करे, बट दे हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। नेक्स्ट पॉइंट है संपत्तियों को बंधक के रूप में रखना, कीपिंग एसेट्स एज मॉर्गेज। डिबेंचर्स जो हैं इन्हें जब इशू किया जाता है तो कंपनी की किसी एसेट्स को एज मॉर्गेज रखा जाता है, तो कंपनी की जो एसेट्स होती है वो रिस्क में रहती है। नेक्स्ट है इसके बाद प्रबंध में भागीदारी नहीं, नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। डिबेंचर होल्डर्स have no voting rights, so obviously they cannot participate in management. ओके, ना तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स को चूज़ कर सकते हैं, ना ही कंपनी के किसी भी मैटर्स में वो वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद अंशधारियों की जोखिम में वृद्धि, इंक्रीज इन रिस्क ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, बिकॉज जितने डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे उतना ही उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये सब थे लिमिटेशंस ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऋण पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो स्टार्ट करते हैं इसे हम। फर्स्ट पॉइंट है इसमें सुरक्षित ऋण पत्र या सिक्योर्ड डिबेंचर्स। इस टाइप के जो डिवेंचर्स होते हैं जनरली कंपनी की एसेट्स को सिक्योरिटी पे रखकर इस टाइप के डिवेंचर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। दैट मीन्स इस टाइप के जो डिवेंचर्स होते हैं वो सेफ होते हैं। ओके, बाय चांस अगर कंपनी इन डिवेंचर्स का पेमेंट नहीं कर पाती है, इन दैट कंडीशन डिवेंचर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी की एसेट्स को सेल कर कर अपना शेयर जो है वो रिसीव कर सकते हैं। इन्हें बंधक ऋण पत्र या मॉर्गेज डिबेंचर्स भी बोला जाता है। इन डिबेंचर्स जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके थ्रू जो लोन प्रोवाइड किया जाता है कंपनी को, वो बिकॉज ऑफ मॉर्गेज ऑफ एसेट्स सुरक्षित होते हैं, सेफ होते हैं। बट जनरली इस टाइप के जो डिबेंचर्स होते हैं उन पे इंटरेस्ट रेट कम होती है।
नेक्स्ट है असुरक्षित ऋण पत्र या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। इन्हें जनरल या नॉर्मल डिबेंचर भी बोलते हैं या फिर नग्न ऋण पत्र या नेक्ड डिबेंचर्स भी बोला जाता है। इस टाइप के जो डिबेंचर्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट के पेमेंट और जो मेन अमाउंट है उसके पेमेंट के लिए डिबेंचर होल्डर्स को कोई सिक्योरिटी या मॉर्गेज पे कोई एसेट्स प्रोवाइड नहीं की जाती है। कंपनी के वाइंड अप के कंडीशन में जो जनरल डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्हें भी नॉर्मल क्रेडिटर्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इसलिए इस टाइप के जो डिबेंचर्स होते हैं उन्हें सेफ नहीं माना जाता है। इन्हें अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स बोला जाता है। इन पे जनरली इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो हाई होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है परिवर्तनीय ऋण पत्र यानी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। इन्हें ये जो डिबेंचर्स होते हैं इनके होल्डर्स यानी जो डिबेंचर होल्डर्स हैं इन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उन्हें ये राइट होता है कि वो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर ले। इन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को भी दो पार्ट्स में या दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज पूर्ण परिवर्तनीय ऋण पत्र यानी फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। इस टाइप के डिबेंचर्स को शेयर्स में बिना प्रीमियम के चेंज किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कन्वर्शन जो है ये डिबेंचर्स की जो भी कंडीशंस है उस अकॉर्डिंग होता है। सेकंड टाइप है इसका अंशतः परिवर्तनीय ऋण पत्र यानी पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। इस टाइप के डिबेंचर्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय यानी कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। इस टाइप के डिबेंचर्स में एक फिक्स ड्यूरेशन होती है, उस ड्यूरेशन के बाद शेयर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, अदरवाइज ये कन्वर्ट नहीं हो सकते थे। ओके, जबकि कुछ जो डिबेंचर्स हैं उनको एक फ़िक्स ड्यूरेशन के बाद उनका रिडम्पशन कर दिया जाता है, यानी इंटरेस्ट के साथ ही मेन जो अमाउंट है उसको रिटर्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट टाइप है इसके बाद अपरिवर्तनीय ऋण पत्र यानी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। इस टाइप के डिबेंचर होल्डर्स जो है वो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उन्हें से ऐसा कोई भी राइट प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है। बस इनका जो रिडम्पशन है वो पर्टिकुलर पीरियड के बाद हो जाता है। नेक्स्ट है शोध्य ऋण पत्र यानी रिडीमेबल डिबेंचर्स। इस टाइप के डिबेंचर्स फिक्स ड्यूरेशन के बाद इनका पेमेंट कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद अशोध्य ऋण पत्र यानी इरेडीमेबल डिबेंचर्स। ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका कंपनी के लाइफ टाइम में पेमेंट नहीं होता, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ कंपनी ही इनका पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट पंजीकृत ऋण पत्र यानी रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के जो होल्डर्स हैं उनके नेम्स कंपनी के रजिस्टर में नोटेड होते हैं, विदाउट परमिशन ऑफ कंपनी इनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स इन डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है कंपनी उसी पर्सन को प्रोवाइड करती है जिसका नाम जो है वो कंपनी के रजिस्टर में नोटेड होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है वाहक ऋण पत्र यानी बियरर डिबेंचर्स। ये वो जिनको जस्ट जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट है उसे जैसे ही दूसरे पर्सन को दिया जाता है डिबेंचर जो है वो हस्तांतर हो जाता है यानी ट्रांसफ़र हो जाता है उस पर्सन को, एंड इवन जो इंटरेस्ट है वो भी बियरर को ही प्रोवाइड किया जाता है। ओके, इस टाइप के जो डिबेंचर्स हैं उनके होल्डर्स का की एंट्री कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं होती है। नेक्स्ट है गारंटी युक्त ऋण पत्र यानी कोलेट्रल डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर्स जिनके मेन अमाउंट एंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसके पेमेंट की गारंटी होती है किसी दूसरी कंपनी, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के थ्रू इसके पेमेंट की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है इसके बाद प्रथम एवं द्वितीय ऋण पत्र, फर्स्ट एंड सेकेंडरी डिबेंचर्स।
वो डिबेंचर्स जिनका पेमेंट अदर डिबेंचर्स से पहले होता है उन्हें फर्स्ट डिबेंचर्स बोला जाता है, एंड फर्स्ट डिबेंचर्स के बाद जिन डिबेंचर्स का पेमेंट होता है ऑब्वियसली उन्हें सेकेंडरी डिबेंचर्स बोला जाता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो बोरोड कैपिटल का फर्स्ट पॉइंट था दैट इज़ डिबेंचर्स वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बोरोड कैपिटल का जो सोर्स है वो है बैंक से ऋण यानी लोन फ्रॉम बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो अदर बैंकिंग फंक्शंस के साथ साथ बिजनेस को भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये जनरली शॉर्ट टर्म लोन्स एंड वर्किंग कैपिटल को प्रोवाइड करने का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। जनरली इन बैंक्स के थ्रू लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। प्रेजेंट एज में जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो स्मॉल बिजनेसेस एंड स्मॉल ट्रेडर्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बैंक्स जो हैं मार्जिन का अमाउंट अपने इनके लिए इनकम होती है, दैट मीन्स जो सेविंग्स होती है लोन पर्सनस या पब्लिक जो डिपॉजिट करते हैं अपनी सेविंग्स को उसका इंटरेस्ट और जो लोन प्रोवाइड करती है बैंक उसके इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है वो इन बैंक्स की इनकम होती है। ओके, तो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने की जो फैसिलिटी इनके थ्रू प्रोवाइड की जाती है उनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं। बैंक अधिविकर्ष द्वारा यानी थ्रू बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, देन विपत्रों हुंडी तथा अन्य व्यापारिक पत्रों को भुनाकर यानी बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, माल के स्टॉक के आधार पर यानी ऑन मॉर्टगेज ऑफ गुड्स, अल्पकालीन ऋण या नकद साख यानी शॉर्ट टर्म लोन और कैश क्रेडिट्स। ये सब शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटीज़ जो हैं वेरियस काइंड ऑफ ये प्रोवाइड की जाती है बैंक्स के थ्रू ट्रेडर्स को या कंपनीज़ को, बिजनेसेस को। नेक्स्ट इसके बाद जो है हमारा पॉइंट दैट इज़ जन निक्षेप यानी पब्लिक डिपॉजिट्स। फाइनेंशियल सोर्स एक्वायर करने का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है पब्लिक डिपॉजिट्स। इसे हिंदी में इसे सार्वजनिक जमा भी कहा जाता है जन निक्षेप के अलावा। बिजनेसेस में स्पेशली जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। ये जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए ले सकती है कंपनीज। इसके थ्रू जो पब्लिक है एक फ़िक्स ड्यूरेशन के लिए फ़िक्स इंटरेस्ट पर अपने जो सेविंग्स हैं उन्हें डिपॉजिट करती हैं। जनरली इनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है सो दैट पब्लिक अट्रैक्ट हो और अपनी सेविंग्स को कंपनी में डिपॉजिट करने में इंटरेस्ट ले। ठीक है, इंटरेस्ट की रेट जनरली पब्लिक डिपॉजिट्स की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। कंपनीज जो हैं वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू पब्लिक को प्रपोजल देती है कि वो अपनी मनी को बिजनेस में इन्वेस्ट करे। कंपनीज के थ्रू जो पब्लिक से ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं इस वर्क के लिए उन्हें रिजर्व बैंक के जो भी रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स यानी जन निक्षेप के लाभ, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका सरल एवं मितव्ययी, ईजी एंड इकोनॉमिकल। पब्लिक डिपॉजिट्स जो हैं कैपिटल ना काफ़ी इजी एंड इकोनॉमिकल होता है कंपनीज़ के लिए। बिज़नेस को समटाइम्स कम इंटरेस्ट रेट पर अगर ज़रूरत होती है कैपिटल एक्वायर करने की तो उसके लिए ये बहुत ही इजी सोर्स है। बिकॉज़ अगर हम अदर सोर्सेज देखें लाइक डिवेंचर्स देखें या फिर शेयर्स को इशू करने की कंडीशन देखें तो इन सभी कंडीशंस में ऑब्वियसली जो रेट ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है। उसकी प्लेस पे अगर कंपनीज जो है पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है तो यहाँ पर कम इंटरेस्ट रेट से कैपिटल इजीली अवेलेबल हो जाती है एंड इसमें अदर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस भी
पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है इसके बाद बंधन मुक्त ऋण, मॉर्गेज फ्री लोन। पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू जो फंड अवेलेबल होता है, जनरली कंपनी की एसेट्स पर ये प्रभार नहीं होता, यानी कि कंपनी की एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पर इसमें रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऐसे में कंपनी की एसेट्स फ्री होती हैं, उन्हें मॉर्गेज रखकर अदर सोर्सेज से लोन लेने में ईजी रहता है। नेक्स्ट है कम लागत यानी लो कॉस्ट। थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स जो कैपिटल अरेंज होती है उसमें कॉस्ट काफ़ी कम आती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंध पर नियंत्रण से मुक्त, फ्री टू कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट। जमाकर्ताओं को यानी जो डिपॉजिटर्स हैं उन्हें किसी भी टाइप का कंपनी के मामलों में इन्वॉल्व होने का राइट नहीं होता, ठीक है। ना तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए वोट दे सकते हैं, ना ही किसी टाइप के अदर जो एक्टिविटीज़ हैं, अदर जो मैटर्स है कंपनी के, उसमें उनका कोई इन्वॉल्वेंस होता है। सो ऑब्वियसली कंपनी के मैनेजमेंट पे इनका किसी भी टाइप का कोई भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है अधिक आय, मोर इनकम। जो अगर हम पब्लिक डिपॉजिटर्स जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेफिनेटली बैंक के कंपैरिजन में कंपनीज जो हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती हैं सेविंग्स को डिपॉजिट करने पर। तो ऑब्वियसली डिपॉजिटर्स के लिए भी ये ज़्यादा इनकम अर्न करने का एक सोर्स हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा रेट से इंटरेस्ट इसमें प्रोवाइड होता है। सो डिपॉजिटर्स की इनकम में इंक्रीमेंट होता है। ओके, तो ये सब थे लाभ, पब्लिक डिपॉजिट्स के मेरिट्स। नाउ थोड़ी बुराई भी कर लें। लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, दोष और सीमाएं। पब्लिक डिपॉजिट्स जो हैं उससे मनी एक्वायर करना, इसमें एक रिस्क होता है पब्लिक के लिए, क्योंकि इस पर कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। इन केस अगर कंपनी अनेबल रहती है पेमेंट करने में तो डेफिनेटली कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि ऐसे चांसेस होते नहीं हैं, बट फिर भी रिस्क तो है। नेक्स्ट थिंग, इसमें कितना अमाउंट कलेक्ट होगा वो भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो फिक्स ड्यूरेशन के लिए पब्लिक डिपॉजिट कॉल किया है कंपनी ने, समटाइम्स डिपॉजिटर उससे पहले ही अपना अमाउंट वापस विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो इसमें अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं रह पाता। देन जो डिपॉजिटर्स हैं जनरली न्यू कंपनीज़ पे वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो न्यू कंपनीज़ के लिए इस मीडियम के थ्रू मनी एक्यूमुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। पब्लिक जो है वो जनरली ऑब्वियसली नेशनल बैंक्स पर ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं, भले ही इनकी इंटरेस्ट रेट कंपनीज़ के कंपैरिजन में कम होती है, बट कंपनीज़ पर ट्रस्ट करना इतना ईजियर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट थिंग कि इंटरेस्ट रेट में समटाइम मतलब कई बार कंपनीज चेंज कर देती हैं, तो ऐसे में डिपॉजिटर्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं और वो कंपनी में इन्वेस्ट करने की प्लेस पर अदर सोर्सेस में अपने मनी को, सेविंग्स को इन्वेस्ट करने में ज़्यादा बेनिफिट समझते हैं। देन ये जो सोर्स है मनी एक्वायर करने का, ये लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ओके, तो ये हमारा पब्लिक डिपॉजिट्स टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, बोरोड कैपिटल का जो सोर्स है दैट इज़ वित्तीय संस्थाएं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं पहले ज़्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं थे, बट आफ्टर गेटिंग फ्रीडम जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत ही लार्ज लेवल पर इंडस्ट्रीज़, बिजनेसेस, कमर्शियल एक्टिविटीज़, इन सबको बूस्टअप करने के लिए, इन सब के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए अपॉइंट किया, ओपन किया, स्टार्ट किया।
तो हमारे यहाँ जो कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्पेशली इस वर्क के लिए काम कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको, तो वो हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राज्य वित्त निगम यानी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, देन राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम यानी नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या भारतीय इकाई न्यास यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सब मेन इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। इस वीडियो में इतना ही। इन सब इंस्टीट्यूशन की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू।